नमस्कार आदाब और आप सभी का स्वागत है सीयूटी पीजी अड्डा 24/7 के इस चैनल पे। मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और आ गए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी की तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ बिल्कुल अलग है और मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपके जीके के साथ में आपके करंट अफेयर्स भी सॉल्व करता चलूं। देखिए किस तरीके से। सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये आ गया। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड अजरबैजान एंड तजाकिस्तान एज एन मलेरिया फ्री कंट्रीज। तो देखिए अगर आपने करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ा होगा तो डब्ल्यूएचओ ने ऐसा किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो वो जब बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं और इसी तरीके से हमारे आने वाले लेक्चर्स भी होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात एस्टैब्लिशमेंट 1948। और जब बात करते हैं डब्ल्यूएचओ तो लास्ट में ओ आ रहा है, जैसे आईएलओ। तो ये सब के जितने भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। चलिए, डायरेक्टर जनरल टेड्रोस है। प्लीज याद रख लीजिएगा डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस जो है वो डायरेक्टर जनरल है और अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर भी उनकी विजिट हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो गया, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तो आपको वर्ल्ड हेल्थ डे भी याद होना जरूरी है। यह भी आपका एक क्वेश्चन डायरेक्टली बना जा सकता है। 7 अप्रैल इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले बार चलते हैं और बात करते हैं विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम दी 31st मेंबर ऑफ नेटो। देखिए नेटो जो है ये अभी बहुत लाइमलाइट में रहा और इससे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। तो आप में से ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा, करेक्ट आंसर इज द फिनलैंड। फिनलैंड अभी इसके अंदर ज्वाइन हुआ है। अब बात करते हैं नेटो की। नेटो की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, फिनलैंड बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नेटो इन दी ब्रुसेल्स। कहां पर मीटिंग हुई थी नेटो की? ब्रुसेल्स में हुई थी। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। स्टैब्लिश कब हुआ था नेटो? देखिए नेटो जो है बेसिकली टेरिटोरियल जितने भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे उनको खत्म करने के लिए नेटो का क्रिएशन किया गया था। दैट वाज डन ऑन 4 अप्रैल 1949 और हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम के अंदर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। व्हेन वाज यूनेस्को एस्टैब्लिश्ड? देखिए जब हम बात करते हैं यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स और उसमें से हम यूनेस्को भूल जाएं तो गलती हो जाएगी, राइट? सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1945। कब होगा बेटा? 1945। अब एस्टैब्लिशमेंट तो 1945 में हुआ, लेकिन अब इसके साथ में और कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? दैट इज हेडक्वार्टर्स इट इज इन पेरिस एंड डायरेक्टर जनरल इज उड्रे ऑजले। अभी मैंने आपको बताया उड्रे ऑजले के बारे में भी, अगर आपने करंट अफेयर्स के अंदर अगर पढ़ा होगा तो ये बहुत लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए यूनेस्को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, यूनेस्को इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यूनेस्को ने अभी रिसेंटली जो है बेसिकली एनसीईआरटी के साथ में मिलकर जो है बच्चों का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है उसके लिए भी इन्होंने लेट्स मूव फॉरवर्ड के नाम से बुक भी रिलीज की है। तो यूनेस्को वैसे भी थोड़ा सा अभी लाइमलाइट में है। दूसरा, अभी रिसेंटली जो है हमारे यहां पे बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं जिनकी रिकॉग्निशन जो है वो यूनेस्को ने जो है हमको दी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गई एंड एक्स्ट्रा एड ऑन। तो इस तरीके से जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ते हैं, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके साथ एक एक चीज आगे जोड़ते हुए चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has recently become the new president of न्यू डेवलपमेंट बैंक? देखिए जब आप बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो वर्ल्ड के अंदर जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक को ओवर शैडो करने के लिए अब एक नया बैंक है जो कि उभर रहा है और उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मतलब है ब्रिक्स एक एसोसिएशन है, उसके अंडर आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक और उसकी अभी रिसेंटली ब्राजील की एक्स प्रेसिडेंट जिनका नाम है दिल्मा रोसोफ, वो बनी है, अब इसकी क्या प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, तो प्लीज याद रख लीजिएगा आंसर इज दिल्मा रोसोफ। दिल्मा रोसोफ कौन है? शी इज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर्स की, एस्टैब्लिशमेंट की। तो आपको मैं बता दूं कि ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन ब्रिक्स का हेडक्वार्टर नहीं होते हुए न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जरूर है शंघाई चाइना के अंदर। कहां पर है? शंघाई चाइना के अंदर। और बेटा फॉर्मेशन हुआ है जुलाई 2014 के अंदर जब इन्होंने ट्रीटी साइन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज द पार्ट। और एक चीज और, 2023 जो है अभी हमने जो है ब्रिक्स के अंदर 6 नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, तो यह भी याद रख लीजिएगा, यह भी स्टैटिक का सवाल है। चलिए आगे बात करते हैं। रिसेंटली आईएमएफ हैज अनाउंस्ड ए लोन ऑफ 15.6 बिलियन फॉर विच कंट्री? देखिए
अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा था और उसी के दौरान जो है आईएमएफ ने, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उन्होंने बेसिकली 15.6 बिलियन डॉलर्स का जो फंड है वो रिलीज किया। और ये रिलीज किसके तहत किया है? अभी इन्होंने रिसेंटली जो है अपना बेसिकली शेयरिंग जो पोर्शन होता है वो बढ़ाया है, राइट? तो इस शेयरिंग पोर्शन को 50% से बढ़ाया गया है और अब 50% एक्स्ट्रा जो है वो पैसा आप विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉल लिमिट्स होती हैं और वो विड्रॉल लिमिट्स बढ़ाई गई हैं। उसके तहत 15.6 बिलियन का जो लोन है वो दिया गया है यूक्रेन को। किसको दिया गया है? यूक्रेन को। दिस आंसर इज रॉन्ग, ये शायद मुझसे गलती से टाइप हुआ है। करेक्ट आंसर इज योर यूक्रेन। अब बात करते हैं आईएमएफ की। तो आईएमएफ बेटा 27 दिसंबर 1944 को एस्टैब्लिश हुआ है एंड बेसिकली मेंबर कंट्रीज यहां पे लगभग 190 है और चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेरी ओलिवर, क्योंकि इनका भी अभी रिसेंटली जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है बेटा, चलिए। नाउ रिसेंटली विच प्लेयर हैज बीन बैंड बाय नेडा फॉर 4 years। देखिए नेडा क्या करता है, जब आप प्लेयर्स की बात करते हैं तो प्लेयर्स को जब डोपिंग चार्जेस लगते हैं, आपने नाम सुना होगा डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है? आप अपने एथिकल रीजंस के बेसिकली जो आपके एथिक्स हैं स्पोर्ट्स को, उन्हें ओवरलैप करके आप ड्रग्स लेते हैं, उन ड्रग्स के तहत आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। दैट इज बेसिकली नॉट अलाउड इन स्पोर्ट्स। और अभी ऐश्वर्या बाबू जो है वो इस चीज के अंदर पकड़ी गई हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है। तो बेसिकली इसकी फॉर्मेशन कब हुई है? 24 नवंबर 2005। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसको गवर्न कौन करता है? सो द प्रेसिडेंट कौन होगा? स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी कौन है? अनुराग ठाकुर साहब। क्यों? क्योंकि अनुराग ठाकुर साहब को आपने बार बार देखा होगा, जब हमारे रेसलर्स का बहुत बड़ा पंगा चला था दिल्ली के अंदर, तो आपने बार बार अनुराग ठाकुर साहब के बहुत सारे स्पीचेस भी देखे होंगे और उनको वहां पे रोड पे आके उनसे मिलते हुए भी देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? देखिए वर्ल्ड बैंक जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है और अभी रिसेंटली जो है अजय बागा साहब जो है, जो कि इंडियन ओरिजिन है, उनका अब यहां पे नाम शरीक हो गया है फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट। ठीक है, और इसको बेसिकली बहुत बड़ा इसके अंदर हैंड किसका होता है? अमेरिका का। जो बाइडेन साहब जो है उन्होंने बेसिकली अपना हाथ किस पे रखा? अजय बांगा साहब पे। तो वॉशिंगटन डीसी जो है आपका करेक्ट आंसर निकलेगा और वॉशिंगटन डीसी इज द हेडक्वार्टर्स फॉर द वर्ल्ड बैंक। नाउ एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो बेटा दिसंबर 1944 को एस्टैब्लिश हुआ है और हेडक्वार्टर्स कहां पर है इसका? वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास है। ठीक है, अब उसको जो है सरपास कर दिया है और वो किसने किया है? अजय बांगा साहब ने। कौन होंगे अब नए न्यू चीफ? कौन होंगे? अजय बांगा साहब। तो प्लीज याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, Which country has become the new member of International Solar Alliance? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डायरेक्ट रिश्ता हिंदुस्तान के साथ में है। किसके साथ में है? हिंदुस्तान के साथ में, बिकॉज इसका हेडक्वार्टर सिचुएट करता है कहां पे? गुरुग्राम के अंदर। कहां पे? गुरुग्राम के अंदर। तो करेक्ट आंसर वुड बी कांगो। कांगो जो है अभी नया मेंबर बना है और इसकी फाउंडेशन कब हुई है? इसकी फॉर्मेशन कब हुई है? 30 नवंबर 2015। और यह फाउंड कहां किया गया था? ये पेरिस के अंदर किया गया था। पेरिस कहां पर है? फ्रांस के अंदर है। हेडक्वार्टर्स कहां मिलेंगे आपको? गुरुग्राम के अंदर मिलेंगे, है ना। और डायरेक्टर जनरल कौन है बेटा? अजय माथुर साहब है। कौन है? अजय माथुर साहब है। विच कंट्री इज होस्टिंग 2023 SCO समिट? देखिए जब हम बात करते हैं एससीओ की, तो एससीओ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हिंदुस्तान का इसलिए होता है क्योंकि यहां पे चाइना भी है और यहां पे पाकिस्तान भी है। तो अब की बार जो है गोवा के अंदर होस्ट किया गया था और गोवा के अंदर होस्ट किया गया, तो गोवा कहां पर आएगा? इंडिया में आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका इंडिया हो जाएगा। अब बात करते हैं एससीओ के बारे में। तो बेसिकली जो है एससीओ का फॉर्मेशन हुआ है बेटा 15 जून 2001 को और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना के अंदर। कहां पर है? बीजिंग चाइना के अंदर। बात करूं आज के टाइम के मेंबर्स की, तो यहां पे कजाकिस्तान है, यहां पे चाइना है, काजाकिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान जो अभी लेटेस्ट 9th मेंबर बन पाया है। चलिए, नाउ विच कंट्री विल होस्ट G20 2023? 2023 का G20 किसने होस्ट किया है? तो इसका तो जवाब हर बच्चे को पता होगा, इंडिया ने होस्ट किया है, लेकिन G20 के बारे में पता होना जरूरी है। देखिए G20 का कोई भी हेडक्वार्टर्स नहीं है, राइट इसका कोई भी हेडक्वार्टर, कहीं पे इसका हेडक्वार्टर नहीं है। अब बात करेंगे सर हेडक्वार्टर नहीं है तो फिर ये समिट कैसे होता है? तो बेटा ये समिट जो है रोटेशनल बेसिस पे होता है। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और हर ग्रुप्स के अंदर लगभग 5-5, 6-6 कंट्रीज डली हुई हैं। अब ग्रुप ए की टर्न आएगी तो ग्रुप ए के अंदर जो है बेसिकली जो 5-6 कंट्रीज हैं ये खुद इंटरनली डिसाइड करती हैं कि अब की बार समिट को होस्ट कौन करेगा। ठीक है, तो 2023 जो है किसने होस्ट किया है? इंडिया ने किया है। 2022 भी याद रखिएगा इंडोनेशिया ने किया है
और 2024 भी याद रखिएगा, ये ट्रायंगल आपको याद रखना जरूरी है। 2024 कौन करेगा? ब्राजील करेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं होस्ट कंट्री कौन था? इंडिया। और थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम। ये याद रख लीजिएगा, अब की बार इसका क्वेश्चन बन सकता है कि थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम। क्या मतलब है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर एक नई चीज क्या बदलाव आया है। देखिए G20 का मतलब क्या है? 20 का मतलब है 19+1, मतलब 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन। लेकिन अब यहां पे 21 हो जाएगा ये, और यहां पे यूरोपियन यूनियन के साथ में अब अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर दिया गया है। ये करंट का सवाल भी है और साथ के साथ अब ये स्टैटिक हो जाएगा, जो कि नवंबर के बाद जब नई प्रेसिडेंसी आएगी तो उसके अंदर अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन I2U2? देखिए I2U2 मैं आपको बता दूं, इंडिया, ईरान, USA एंड UAE, ये 3 कंट्रीज हैं जो कि I2U2 के अंदर आती हैं। अब देखिए दो आई कौन कौन से हैं? इंडिया है, और इंडिया के साथ में दूसरा आई कौन सा है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 आई और 2 यू यहां पे दिख रहे हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज USA, इंडिया एंड UAE। ठीक है, द ईरान इज नॉट पार्ट ऑफ I2U2। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, चलिए सो अब I2U2 के 4 मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो 2 आई में कौन होंगे? इंडिया, इजराइल, और 2 यू के अंदर होंगे UAE और USA। ठीक है बेटा, सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर ईरान, की ईरान इसका पार्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2023? बिम्स्टेक 2023 कौन होस्ट करने वाला है? इट इज बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार। देखिए थाईलैंड, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा कि थाईलैंड जो है बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन उससे ज्यादा ब्यूटीफुल क्या है कि अब की बार वो इससे भी बहुत फेमस हो गया है कि बिम्स्टेक भी अब की बार वहां पे हुआ है। ठीक है, अब बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो वो है बेटा ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर। मेंबर्स कौन कौन है? मेंबर्स देखिएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। जो भी भारत के आस पड़ोस के जितने भी देश हैं वो सब किस में आ रहे हैं? बिम्स्टेक में आ रहे हैं। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। यहां पे एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, इकोनॉमिक जो है वो बेसिकली प्रॉपरली यूज किया गया है। ये बेसिकली जो सबमिट होता है, ये जो बेसिकली मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, बिम्स्टेक का फॉर्मेशन क्यों है? ये है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए। किसके लिए है? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए, कि ये जो देश हैं एक दूसरे के साथ में इकोनॉमिकल बॉन्ड्स जो है वो क्रिएट कर सकें। चलिए आगे बात करते हैं। विच कंट्री विल बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ आसियान? प्लीज जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि इसका आंसर बहुत अच्छा है। देखिए आपके सामने कुछ यूनिक सा नाम दिख रहा होगा, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर जो है वो आसियान का नया मेंबर बन चुका है। आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि स्टैब्लिश हुआ है 1967 के अंदर। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया के अंदर है। अब जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल भी है। और एक चीज जो आप लोगों से पूछना चाहूंगा वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि जकार्ता की जगह अब इंडोनेशिया की नई कैपिटल कौन सी होने वाली है? एन से उसका नाम स्टार्ट होता है। एक हिंट भी आपको मैंने दे दिया है। कुछ कंट्रीज हैं जो कि आप लोग बेसिकली याद कर लीजिएगा। 11th मेंबर इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिकली ईस्ट ऑफ तिमोर। आगे बात करते हैं। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बिकम दी सेलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए कैग बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, जितने भी ऑडिट्स होते हैं वो कैग देखता है। और अब कैग के जो प्रेसिडेंट है वो ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भी हेड बन चुके हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ILO। ILO के बारे में जाने तो इट इज बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके एक्सटर्नली जो है ये मेंबर भी बन चुके हैं। स्टैब्लिश हुआ है 11 अप्रैल 1999 को। मैंने कहा था जहां पे भी आई लगा होता है और ओ लगा होता है, एंड होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बेसिकली हेडक्वार्टर्स कहां होते हैं? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये फाउंड हुआ है 1985, और यहां पे हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहां पे? काठमांडू, नेपाल के अंदर। तो 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, पहला बिम्स्टेक जो कि आपको मिलेगा ढाका, और सार्क जो कि आपको मिलेगा कहां पे? दैट इज काठमांडू, नेपाल, जो कि एशियन कंट्रीज के अंदर हमारे नेबर कंट्रीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जब बात करते हो UNO की, तो UNO बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, और ये मेंबर कंट्रीज है यहां पे 193। चलिए आगे बात करते हैं। आसियान डेवलपमेंट बैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके सामने यहां पे दिख जाएंगे। मैं बात करता हूं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज शी इज द फर्स्ट लेडी हु इज द नाउ डायरेक्टर जनरल, दैट इज नोगोई खोंजी। ठीक है, तो ये नाम याद रख लीजिएगा, इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसका फॉर्मेशन क्यों है? ताकि पूरे ग्लोब के अंदर जो ट्रेड किया जाता है उसको इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्न कर सके। चलिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर
IUCN आपने बार बार नाम सुना होगा कि टाइगर्स का IUCN स्टेटस क्या है, राइनोस का IUCN स्टेटस क्या है. दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर. दैट इज बेसिकली डन बाय, दैट इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट राजन खलीफा जी. ठीक है, ये फाउंड कब हुआ है बेटा? 5 अक्टूबर 1948 को, और हेडक्वार्टर्स कहां है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर. कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूनिसेफ, वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिसेफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिसेफ की फॉर्मेशन कब हुई थी? दैट वाज डन ऑन 16 नवंबर 1945. हेडक्वार्टर्स कहां पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर. ठीक है भाई, और डायरेक्टर जनरल हैं ये रही कैथरीन रसल साहब. ठीक है, तो रसल साहब वही नहीं है जो छक्के मारते हैं, कुछ रसल ऐसे भी हैं जो कि यूनिसेफ को भी चला रहे हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ओपेक. ओपेक क्या है? बेसिकली ओपेक जितने भी पेट्रोलियम कंट्रीज, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है. अब दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, एक है ओपेक और एक है ओपेक प्लस. हम बात कर रहे हैं ओपेक की. तो ओपेक कब फाउंड हुआ था बेटा? 14 सितंबर 1960 को. हेडक्वार्टर्स का है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर. कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर. हालांकि एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया इसका पार्ट नहीं है. ओपेक कंट्रीज के अंदर ऑस्ट्रिया नहीं आता है. देयर आर 13 कंट्रीज व्हिच आर पार्ट ऑफ इट. सेक्रेटरी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, हतीम अल घैस, जो कि कुवैत से है. कुवैत जो है तेल का खजाना कहलाता है. चलिए आगे बढ़ेंगे. ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये एक नटशेल के अंदर मैंने आपको दे दिया ताकि आपको स्विट्जरलैंड के अंदर कौन कौन से हैं वो तो आपको याद रह जाए. तो सबसे पहला जो कि आप याद रखेंगे, यूनिटैड जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है. इसके बाद में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है. अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, दैट इज ऑल्सो इन ग्लैंड स्विट्जरलैंड. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, दैट इज ऑल्सो इन ग्लैंड स्विट्जरलैंड. ये कुछ वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आप लोगों को पता होने ही चाहिए थी. लेकिन जब मैंने बात की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो कुछ एक दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हिंदुस्तान में है लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है. दैट इज इसरो. इसरो, जी हां, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर्स कहां पे है? बेंगलुरु के अंदर. एस्टैब्लिश कब हुआ? 15 अगस्त 1969. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अभी रिसेंटली चीफ कौन है? एस सोमनाथ साहब. कौन है? एस सोमनाथ साहब, जिनके रहते हुए हमने साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है मून की, और बहुत ही जल्दी अब ह्यूमन के साथ में, आदमी के साथ में हमारे यहां से जो है स्पेसक्राफ्ट उड़ने वाली है फॉर द रिसर्च. चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मैंने इसलिए रखा बिकॉज अभी अगर हम बात करें बेस्ट पर्सन इन फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, दैट मींस द गवर्नर ऑफ द ईयर 2023, ये भी अवार्ड कौन लेके गए हैं? ये भी अवार्ड लेके गए हैं हमारे शांतिकांत दास जी. ठीक है, और साथ के साथ बात करूं अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर के, तो CD देशमुख साहब हैं. और CD देशमुख साहब को याद रखने के लिए ये भी याद रख लीजिएगा, मुंबई के अंदर चर्च गेट एक बेसिकली एक रेलवे स्टेशन है जिसको उसका नाम बदल के अब रखा जाएगा CD देशमुख रेलवे स्टेशन. ठीक है, तो इससे ये भी याद रख लीजिएगा, ये लेटेस्ट की करंट अफेयर है तो मैंने यहां से जोड़ दिया है उसको. ठीक है, और गवर्नर ऑफ RBI कौन है? वो है शक्तिकांत जी. ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ. कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि इंडियन नहीं थे, नॉन इंडियन है. तो इंडियन फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख साहब. ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ आप लोग को बता दूं कि ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर. जब आप पढ़ते हैं स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के अंदर यही कुछ चीजें हैं जो कि आपको इस तरीके से पढ़नी है कि आपका स्टैटिक और साथ के साथ आपका करंट दोनों चीजें लिंकेज करके पढ़ रहे हो. तो कि आपको क्या होता है, थोड़े तो आसान हो जाता है, समय बच जाता है, और साथ के साथ में रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, चीजें याद हो जाएंगी. अगर होपफुली अगर मेरा सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपके CUET PG की. साइनिंग ऑफ एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी. जय हिंद, जय भारत.